अब देखो बच्चों, अब जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर रहेंगे ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको 50% समझ आता है, 20 भी समझ आता है ना, तो मैं कहता हूँ लास्ट क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल 100% सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें केसेस बनाने वाले काम होंगे सारे के सारे। इसमें कहता है द कोफिशिएंट्स ए बी सी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसके जो कोफिशिएंट है ना ए बी सी, ये चूज किए जाते हैं इस सेट से, है ना। इस सेट का एक बार ए नाम दे लो, यानी कि ए की वैल्यू 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू भी 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोफिशिएंट को इस ए सेट में से अपने को चूज करना है ए बी सी की वैल्यू को। प्रोबेबिलिटी बताओ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना बच्चों, वो कैसे होंगे, रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स, है ना। और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी क्या होता है इसका, जीरो। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac, है ना, इक्वल टू जीरो। बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, मतलब कि 4ac की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, बी स्क्र के इक्वल होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो। पहले तो मैं लिख देता हूँ टोटल केसेज। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। देखो ए को सिलेक्ट करने के कितने चांस है बताओ, 8, क्योंकि ए को कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप 8 में से। ऐसे ही बी को भी सिलेक्ट करने के 8 चॉइसेस है, सी को भी सिलेक्ट करने की 8 चॉइसेस है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर टोटल केसेस की बात करूं तो ए को कोई भी 8 में से कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे आपने मान लो 2 ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी को मान लो आपने 3 ले लिया, सी को मान लो आपने 2 ले लिया, तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। लेकिन ये कहता है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब कि ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यू आप सिलेक्ट करो कि जिससे कि 4ac और बी स्क्र आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए। आप समझ गए मेरी बात। बस अब क्या है कंडीशन अपने पास, बी स्क्र इक्वल टू 4ac, और आपको अब वैल्यू देखनी है कि ए बी सी की आप क्या क्या ले सकते हो। मेरी बात आप ध्यान से सुना। हमें ना हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बी की वैल्यू को लेके चलेंगे, क्योंकि बी का क्या है, स्क्वायर है, बाकी दोनों पे स्क्वायर नहीं है। बी की वैल्यू को अलग अलग लेके चलो। आप बी को एक बार 1 मानो, बी को क्या मान लो, 1। तो बी को 1 मान लोगे तो आप मेरे को बताओ 4ac की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ac की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। अब आप मेरे को बताना, क्या ए और सी इस सेट में से आप लेके दोनों की प्रोडक्ट को 1/4 ला सकते हो क्या बच्चों। सारे के सारे नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट 1/4 कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती ना। इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ बी की वैल्यू को क्या मान लो, आप 2 मान लो। ठीक है, अगर बी को बच्चों 2 मानोगे तो 4ac किसके इक्वल आ गया बताओ, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। 4 से 4 कट गया, ac कितना आ गया, 1। अब आप मेरे को बता दो, क्या ए और सी की आप ऐसी वैल्यू ले सकते हो जिन दोनों की प्रोडक्ट 1 आए। आप कहते हो यस सर ले सकते हैं, एक 1 आए और दूसरा भी क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना। ए भी 1 और सी भी 1, यानी कि यहाँ से कितने केस आए, एक केस। जितने केस आते हैं बच्चों उसको सर्कल में लिख के बंद कर दिया करो। ठीक है, ताकि हमारे कंफ्यूजन ना रहे। तीसरा केस, बी की वैल्यू को क्या मान लो, 3। अभी आपको पता लग जाएगा कि बी की वैल्यू को हम ओड नहीं मान सकते, क्योंकि ओड मानेंगे ना उसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, वो इंटीजर आएगा ही नहीं, है ना। तो 4ac कितना आ जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4। आप मेरे को बताओ, ए और सी दोनों नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट 9/4 कैसे आ सकती है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आगे से अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को ओड नहीं लेंगे, क्योंकि 5 लोगे तो ये 25 आएगा, तो 25/4 भी नहीं हो सकती। 7 लोगे तो 49, 49/4 भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बी यहाँ पे जो है ना, वो बच्चों ओड नहीं हो सकता, ताकि वो ओड वाले केस में अब हटा दूँ। ठीक है, अब बस बी की वैल्यू क्या रहेगी मेरे लिए, 4। अगर बी 4 होगा तो बच्चों बताओ 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर है, ध्यान रखना 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यानी कि ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। अब आप मेरे को केसेस बता दो, ac की वैल्यू 4 कब कब पॉसिबल है, जब एक तो दोनों क्या हो, एक 1 और एक क्या हो जाए, 4। 1 4 लिख दिया तो 4 1 भी लिखना जरूरी है, क्योंकि एक A1C4 या A4C1 दोनों केस होंगे ना, या दोनों क्या हो जाए बच्चों, 2 2 हो जाए। आप बताओ मेरे को, क्या कोई चौथी कंडीशन हो सकती है क्या, जिसकी दोनों नंबर की प्रोडक्ट 4 आ जाए, नहीं। 1 4 4 1 या फिर 2 2। तो ये कितने केस हो गए आपके, 3 केस हो गए। ठीक है, अब बी को क्या लो, 6 लो। बी को 6 लोगे तो आप मेरे को बताओ 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 6 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9। अब आप मेरे को ए और सी की दो ऐसी वैल्यू बता दो जिनकी प्रोडक्ट 9 हो। 9 तो बच्चों नंबर है ही नहीं, यानी कि 1 की 9 से मल्टीप्लाई करते तब, लेकिन 3 और 3 तो हो सकते हैं ना। 3 की मल्टीप्लाई तो 9 हो सकती है, यानी कि कितना केस आ गया यहाँ से, 1। और लास्ट केस बच्चों क्या है, लास्ट केस बी को क्या मानोगे आप, 8 मानोगे। बी को 8 मानोगे तो 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। 8 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि 8 तक नंबर है ना, तो 8 ले सकता हूँ मैं। तो ए सी कितना आ गया, 16। 16 4 जा, ए सी अगर 16 आ गया तो आप मेरे को बताओ बच्चों कौन कौन से केस हो सकते हैं।
इनमें से मेरे को 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करके बता दो जिनकी प्रोडक्ट 16 हो। 1 की मल्टीप्लाई तो किसी से भी करेंगे 16 होगी नहीं, है ना। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 की, अच्छा 2 8 लिख दिया तो 8 2 भी जरूर लिखना, ठीक है। ये 3 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे 16 नहीं आएगी। 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 16 आ जाए, 4 से करोगे, है ना। 5 की नहीं होएगी, 6 की नहीं होएगी, 7 की नहीं होगी, 8 की हम पहले कर ही चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये 3 केस ऐसे होंगे जिनमें दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों 16 है। तो आप बता दो फेवरेबल केसेस कितने हो गए। फिर फेवरेबल केसेस इन सारे केसेस को ऐड कर लो। ये कितना है 1 ये रहा, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो कितना आ गया बताओ 8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/512, टोटल तो 512 थे ना, तो 64 पे कट जाएगा। 1/64 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार इन 3-4 मिनट के लेक्चर को दोबारा आप सुनोगे ना, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से केस बनाने हैं। एक बार आप लिखोगे ना सारी चीजें, पेपर के अंदर कुछ भी इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने माइंड में ही सोच लोगे आप कि बी जब 8 होगा तो 4AC कितना होगा 16, और 16 कैसे आएगा, या तो 2 8 या 8 2 या 4 4, है ना। तो इस तरह से ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में नहीं पड़ेगी। अब बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्या फर्क है देखो, वही ABC जो कोफिशिएंट है वो इस सेट में से लिए जाएंगे, है ना, ए सेट में से लेंगे। यानी कि अब की बार एलिमेंट कितने हैं 8 की बजाय 6 है, मतलब क्वेश्चन छोटा हो गया पहले से, ठीक है। तो टोटल केसेस तो बता दो मेरे को, पहले तो टोटल केसेस की बात कर लेते हैं। ए को सिलेक्ट करने की कितनी चॉइस है 6, बी को भी 6, सी को भी 6, है ना। तो यानी कि 216 वेज अपने हो गए तीनों को सिलेक्ट करने के। if the probability if the probability of this equation having one real root bigger than the other, मतलब बच्चों इसके दो रूट है, मान लो एक अल्फा और एक बीटा। एक रूट कहता है दूसरे से बड़ा है, एक रूट दूसरे से बड़ा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या कि दोनों रूट क्या है डिस्टिंक्ट है। दोनों रूट बच्चों क्या है डिस्टिंक्ट है। लैंग्वेज चेंज कर दी बस, डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिफरेंट रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों जीरो से बड़ी, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगी तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे इक्वल। बट यहाँ पे क्या कहता है एक जो रियल रूट है ना वो दूसरे से क्या है बच्चों बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी, और डी क्या होता है b² - 4AC की वैल्यू जीरो से बड़ी, या आप कह लो बच्चों b² की वैल्यू 4AC से बड़ी, या 4AC निकाल लिया करो आप, है ना। 4AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए b² से छोटी होनी चाहिए, बस इतना सा मेरा काम है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको p दे रखी है, और फिर 216 p की वैल्यू निकालनी है, मतलब p निकाल के और उसको 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करें क्या के अपने पास कंडीशन है बताओ 4AC इज लेस देन b² है ना। 4AC इज लेस देन b²। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब की बार तो 6 ही नंबर है, पहले तो 8 थे, अब की बार तो 6 है। b को क्या मान लो 1, बच्चों b को 1 मानोगे तो 4AC लेस देन 1 का स्क्वायर, AC की वैल्यू लेस देन 1/4, AC की वैल्यू लेस देन 1/4, बताओ हो सकती है क्या पॉसिबल, नहीं हो सकती, 1/4 से छोटी। b को क्या मान लो 2 मान लो, b को 2 मानोगे तो बताओ 4AC इज लेस देन 2 का स्क्वायर 4, यानी AC की मल्टीप्लाई 1 से छोटी। बच्चों 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि 1 1 भी लोगे तो भी 1 होगी, है ना। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बात खत्म होगी। जितने क्रॉस के साइन आ रहे हैं अपने लिए तो अच्छी बात है। अब b को क्या लो 3, b को 3 लो तो 4AC इज लेस देन 9, तो AC इज लेस देन 9/4। 9/4 क्या होता है बच्चों 2.25 है ना, पॉइंटों में लिख लो एक बार, देखो आसानी होगी समझने में। अब आप मेरे को ये बता दो A और C को आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो जिनकी मल्टीप्लाई 2.25 से छोटी हो, यानी कि 2 तो हो सकती है ना। तो बताओ 1 2 सेलेक्ट कर लूँ, 1 2 लिख दिया तो मैं कहता हूँ 2 1 भी लिखा करो, ठीक है, और 2 2, बस 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 हो गया तो 3 की मल्टीप्लाई तो 1 से भी करेंगे तब भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने केस हो गए बोलो 3, ऐसे 3 लिख दिया करो, ठीक है। उसके बाद B को क्या ले लो 4 ले लो, बस b को 4 लोगे तो 4AC की वैल्यू बच्चों लेस देन कितनी हो जाएगी 16, यानी AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 से छोटी। AC की वैल्यू 4 से छोटी, तो ये पीछे वाले सारे केस तो आ ही जाएंगे ना, 1 2 2 1, और हमने क्या ले लिया, ये गलती से 2 2 ले लिया क्या हमने, हमने ये 2 2 गलत ले लिया है ना। 1 2 और 2 1 ही लेना चाहिए था, या 1 1 2 2 नहीं सॉरी, क्या लेना चाहिए था अपने को बच्चों 1 1 लेना चाहिए था, है ना, क्योंकि 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है ना, 2 और 2 की मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगी, तो वो केस नहीं चलेगा। 1 1 आ गया, चलो नंबर ऑफ केसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 से कम में ऊपर वाले तो आ ही जाएंगे ना, ऊपर वाले तीनों तो आएंगे, और कौन से हो जाएंगे, और बच्चों 1 3 और 3 1 और इंक्लूड हो जाएंगे, है ना, ये केस दो और इंक्लूड हो जाएंगे। इन सब की प्रोडक्ट देख लो क्या है 4 से छोटी है और नहीं हो सकती। तो ये कितने हो गए बच्चों 5 केस हो गए, ठीक है। अब अपनी b की वैल्यू को क्या ले लो 5 ले लो, b को 5 लोगे तो बताओ 4AC की वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से छोटी, तो AC की वैल्यू 25/4 कितना होता है 6.5,
AC की वैल्यू बच्चों 6.5 से छोटी, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, AC की वैल्यू लेस देन 6.5, तो आप मेरे को बता दो क्या क्या केस बनेंगे। पीछे वाले तो सारे बन ही जाएंगे, है ना। कौन कौन से थे अपने, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 की पहले 1 की मल्टीप्लाई कर लो, 1 की 2 से कर लो, 1 की 3 से कर लो, 1 की 4 से कर लो, और 1 की किससे कर लो, 5 से, है ना। फिर 2 की मल्टीप्लाई देख लो, 1 की 1 से कर ली, 1 की 2 से करोगे तो 2 की 1 से, उल्टा केस तो डिस्कस करना ही करना है ना। 1 3 आ गया तो 3 1 भी आ जाएगा, 1 4 आ गया तो 4 1 भी आ जाएगा, और 1 5 आ गया तो 5 1 भी आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 आ सकता है क्या, 2 2 आ सकता है, और 3 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 इंटू 3 कितना होता है 9। और देख लो और कोई आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, है ना। 1 1 1 2 1 के सारे केस बना लिए हमने, उल्टे भी बना लिए, और फिर उसके बाद क्या है 2 रह गया, 2 तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा अब 2 और किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है बताओ, 3 के साथ भी हो सकता है क्योंकि 2 3 जा 6, 6.5 से छोटा होता है, और 2 3 आ गया तो फिर 3 2 भी आएगा ना, छोड़ना नहीं है कोई भी एक केस। देखो तो कितने हो गए ये टोटल बताओ, 1 1 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 10 11 12, आई थिंक ये 12 केस बन गए, है ना। देख लो एक बार, कोई भी ना तो फालतू तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि फालतू तो हमारे को पहचान में ही आ जाएगा, बट कम भी ना लिया जाए। एक कोई और केस हो सकता है क्या, 4 वाला छोड़ गए हमें ना, 1 4 4 1 तो हो गया, 1 5 5 1 भी हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 3 2 2 2 ये भी ले लिया हमने, और 6 1 1 6 क्यों छोड़ गए हम, 1 6 क्यों छोड़ दिया, जब 1 5 तक लिख दिया तो 1 6 को भूल गए हमें ना, 1 6 और 6 1, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई भी तो क्या होती है 6 ही होती है ना, तो ये 14 केस बन जाएंगे, ठीक है। ये कितने केस बन गए बच्चों, 14। बस इस केसेस वाले क्वेश्चन में ना ये मिस्टेक होने का डर रहता है, बाकी हमारे को आता सब कुछ होता है, बट जल्दबाजी में ये हम भूल जाते हैं। फिर लास्ट केस बी को क्या मान लो 6, बी को 6 मानोगे तो 4AC की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 6 के स्क्वायर यानी कि 36 से छोटी, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 से छोटी, तो 9 से छोटी होगी, तो बताओ ये लास्ट वाले 14 केस तो आएंगे ना बच्चों, 14 केसेस तो आए ही आएंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई 6.5 से ही छोटी है तो वो 9 से तो ऑलरेडी छोटी है ही ना। और क्या बन जाएगा आप देखो, और क्या बन जाएगा, यहाँ तक तो हमने 6 तक ली थी मल्टीप्लाई, है ना। अब 6 की बजाय हम 7 भी ले सकते हैं, बट 7 नहीं आएगी क्योंकि 7 तो नंबर ही नहीं है। 8 ले सकते हैं, 8 कब आ सकती है बताओ, 8 कब आएगी, 8 कब आएगी, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर है ना, तो 2 4 से 8 आ जाएगी एक तो, और एक 4 2 से 8 आ जाएगी ना, ऐसे सोचा करो आप। पहले प्रोडक्ट हम कहाँ तक ली है बताओ, 6 तक ली है ना। अब प्रोडक्ट क्या हो सकती है 7, बट 7 नहीं हो सकती क्योंकि 7 उस सेट में नंबर ही नहीं है, और 7 एक प्राइम नंबर है। 8 हो सकती है क्योंकि 2 और 4, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 होती है। फिर 9, 9 मल्टीप्लाई हो सकती है, 9 मल्टीप्लाई हो सकती है क्या आप बताओ, 9 मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए 9 से छोटी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसका मतलब ये 2 ही केस और ऐड होंगे, है ना। तो फिर टोटल केस बताओ इसमें कितने हो गए, 16 केसेस हो गए, ठीक है। तो बस अब अपने को क्या करना है, फेवरेबल केसेस काउंट कर लेने हैं अपने, फेवरेबल काउंट कर लो पिछले पेज से, देख लो कितने थे, 3 5, ये कितने थे बच्चों 3 5, ये 14 और ये 16, तो 3 5 8 और ये हो गए 30, 38 हो गए। और प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई फिर 38/216, ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई, पी की वैल्यू आ गई, बट अपने को 216 पी निकालना है ना, तो 216 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 216 पी की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना अपना वो कितना है बच्चों 38 है, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 38 नहीं, इंटीजर टाइप नहीं था, ऑप्शनल क्वेश्चन ही था, है ना। 38 अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।